अस्सलाम वालेकुम। हम आज की ये वीडियो उसी पार्ट 1 वीडियो की कंटिन्यूएशन में बना रहे हैं और हमने लास्ट टाइम जो एमसीक्यू डिस्कस किया था एमफिल एडमिशन टेस्ट के हवाले से ज़ूलॉजी में बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी मुल्तान जो टेस्ट लिया करती है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे पार्ट 1 में, और उसमें हमने डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बॉन्ड्स को डिस्कस किया था कि देयर आर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट इनसाइड द अमंग द न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए स्ट्रक्चर। और उससे जो आगे एमसीक्यू था वो भी डीएनए से रिलेटेड ही था और पूछा गया था हिस्टोन प्रोटीन्स के हवाले से। और देखा जाए तो हिस्टोन प्रोटीन्स these are those proteins which around which the DNA molecule is wrapped in eukaryotic cells। याद रखें हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए is without histone proteins, and when we study the DNA is a negatively charged biomolecule due to presence of more phosphate groups। और इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को ओवरलैप करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये हिस्टोन प्रोटीन है और इसके ऊपर ये डीएनए के मॉलिक्यूल ने ओवरलैप करना है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स, और वो ज़्यादातर जो मोस्ट अबंडेंट होते हैं दे आर आर्जिनिन एंड लाइसिन। सवाल जो पूछा गया था कि हिस्टोन प्रोटीन में से टोटल 8 होती हैं हिस्टोन प्रोटीन, इसलिए उन 8 के कॉम्प्लेक्स को हिस्टोन ऑक्टोमेयर कहते हैं। और उनमें जो लिंकर हिस्टोन है उसका पूछा गया था कि लिंकर हिस्टोन कौन सी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोन है। इसके हवाले से पब्लिक सर्विस कमीशन में भी सवाल आया हुआ है पास पेपर्स में कि लिंकर हिस्टोन जो है वो H1 प्रोटीन है। H1 हिस्टोन इज कॉल्ड लिंकर प्रोटीन। इससे आगे हम देखें जो एमसीक्यू उन्होंने पूछा था वो एमसीक्यू था कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड ये सवाल हैं सारे जो डिस्कस हो रहे हैं। पहले न्यूक्लियस में डीएनए को डिस्कस किया, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के हवाले से उन्होंने सवाल पूछा था और प्रोटीन की परसेंटेज पूछी हुई थी और अबंडेंस पूछी हुई थी। तो इसमें देखें तो इसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर मोस्ट अबंडेंट, और इनकी जो परसेंटेज होती है वो 60 to 80% होती है। और लिपिड्स की परसेंटेज देखें तो they are consisting of 20 to 40% in the protein in the cell membrane। और इसके साथ साथ देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और कुछ परसेंटेजेस में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। और कोलेस्ट्रॉल या स्टीरोल जो है ये यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। प्रोकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन में ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। दिस मेम्ब्रेन इज विदाउट स्टीरोल। उसके अलावा अगर देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो सवाल आ सकते हैं तो इनका जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने का वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। और फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है वो सैंगर एंड निकलसन ने दिया था, और इन्होंने कहा था कि जी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इनसाइड द लिपिड बाइलेयर। एंड जो पुराना मॉडल था विच वाज सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया था कि ये ऐसा नहीं है जैसे कि प्रोटीन्स आर कन्फाइंड टू आउटर एंड इनर लेयर ऑफ द लिपिड बाइलेयर, बल्कि प्रोटीन्स उनके दरमियान मौजूद होती हैं लाइक आइसबर्ग इन अ सी। जैसे समंदर में छोटे छोटे पत्थर रख दें, पानी में वो पत्थर नज़र आते हैं, ऐसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल नज़र आते हैं। उसके अलावा इस एमसीक्यू जो पूछा हुआ था वो प्रोटीन से रिलेटेड था कि मोस्ट अबंडेंट कौन सी होती हैं। इस तरह और भी परसेंटेजेस पूछी जा सकती हैं। लिपिड होते हैं लेकिन लेस देन प्रोटीन होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। और फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट इज़ द मेजर फंक्शन, और ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट मैकेनिज्म से होती है। द मोस्ट कॉमन इज़ डिफ्यूजन विच इज़ द molecules movement along the gradient from higher concentration to lower concentration। इसी तरह facilitated diffusion हो सकती है which is facilitated by the protein carrier molecules। इसी तरह active transport है which is done with the expenditure of ATP or energy which is against the gradient movement। इसी तरह देखें तो फिल्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व है मेम्ब्रेन, जैसे कैपरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में अगर देखें तो बिटवीन बॉडी टिश्यू एंड ब्लड। जो अगला सवाल पूछा गया था इसमें अगर देखा जाए तो
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस में से सवाल था, और उसमें ये पूछा गया था कि जो राइबोसोम है या कौन सा ऑर्गेनेली है जो दोनों सेल्स में पाया जाता है। तो राइबोसोम, अब इसके हवाले से कुछ जो एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे इसको पैलेडे या पैलेडे, जो भी आप पढ़ें इसको, इन्होंने डिस्कवर किया था। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं या वो ऑर्गेनेलीज हैं विच हैव नो मेम्ब्रेन्स, they are non-membranous and they are consisting of proteins and ribosomal RNA, and ribosomal RNA and proteins are collectively called as ribonucleoprotein particles, ribonucleoprotein particles। उसके अलावा अगर देखें तो इनका साइज़ देखें तो ये यूकैरियोटिक में लार्जर साइज़ के होते हैं, यूकैरियोट्स में इनका साइज़ जो है वो 80s का है। और इसी तरह अगर प्रोकैरियोट्स में देखें, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया में देखें तो ये 70s का है। और इसके अलावा अगर माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम देखें तो वो 55s का है। तो इस हवाले से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। और परसेंटेज पूछी जाए प्रोटीन और आरएनए की तो ये ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज में होते हैं। 50% प्रोटीन्स होती हैं और 50% राइबोसोमल आरएनए होता है। और हमने पढ़ा था आरएनए के पीछे, हम किसी सवाल में पढ़ा था कि आरएनए इज़ द मोस्ट अबंडेंट, राइबोसोमल आरएनए इज़ द मोस्ट अबंडेंट आरएनए अमंग ऑल टाइप्स विच इज़ अबाउट 80% ऑफ द टोटल आरएनए। इसी तरह स्ट्रक्चरल आरएनए भी इसको कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से था। ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड ये सवाल है और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का हार्मोन पूछा हुआ था, और वो हार्मोन जो था दैट वाज कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। और कैल्सिटोनिन रिलीज होता है फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, एंड थायराइड ग्लैंड की हमारी बॉडी में लोकेशन देखी जाए तो वो नेक में मौजूद होता है। और इसी तरह उसकी पिछली साइड के ऊपर एक और ग्लैंड मौजूद होता है विच इज़ पैराथायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है दैट इज़ पैराथार्मोन, और ये भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जी, उसके अलावा देखें तो ये जो दोनों हार्मोन हैं कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन, दे आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। एक का काम है ब्लड से कैल्शियम को बोन्स में लेके जाना और दूसरे का काम है बोन्स से ब्लड में लेके जाना। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ये काम अपना करते रहते हैं और ये अपोजिट काम कर रहे हैं। एक बोन्स के अंदर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और एक कैल्शियम को डिसॉल्व करवाता है या निकालता है कैल्शियम को हड्डियों से। तो इसलिए दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। सवाल जो पूछा गया था वो कैल्सिटोनिन उसका ऑप्शन बनता था, बाकी जितने भी हार्मोन दिए गए थे वो इररेलेवेंट थे। उसके बाद स्कर्वी का पूछा हुआ था कि स्कर्वी कौन सी चीज़ है, कौन सी डिजीज़ है जिस और किस चीज़ की डेफिशिएंसी से ये होती है। तो ये विटामिन सी की वजह से होती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ये स्कर्वी डिजीज़ होती है और वीकनेस होती है, बोन्स पूरी ग्रो नहीं करती, अनीमिक हो जाता है बच्चा। तो इसके हवाले से ये आपने एमसीक्यू याद रखना है। इसी तरह विटामिन ए की वजह से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, और इसी तरह आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ गॉइटर, और इसी तरह आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो आई की डिजीज़ होती है दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस, बिकॉज आयोडीन इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोक्सिन विच इज़ प्रेजेंट इन कोन सेल्स, एंड कोन सेल्स आर इन्वॉल्व इन द डिटेक्शन ऑफ द कलर्स or wavelengths of the light present
उसके हवाले से और एमसीक्यू देखें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ रिकेट्स विच इज़ रिलेटेड टू द बोर्ड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियाँ होती हैं और माल न्यूट्रिशन की वजह से भी ये हो सकता है। और इसके अलावा देखें तो जो अगला सवाल था वो फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन में से था, फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन में से था। अगर देखें तो फैटी एसिड्स में लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और दो तरह के होते हैं। क्लासेस की बात करें तो दो तरह के होते हैं, और ये या तो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड जिन लिपिड्स में होते हैं उनको हम कहते हैं फैट्स, और जो अनसैचुरेटेड जिन लिपिड्स में होते हैं हम उनको कहते हैं ऑयल्स। और फैट्स देखें तो दे आर सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, और ऑयल्स को देखें तो दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। इस हवाले से आपने याद रखना है। और जो सवाल पूछा गया था वो फैटी एसिड्स की सैचुरेशन के हवाले से पूछा हुआ था कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड जिन लिपिड्स में मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उसका ऑप्शन फैट्स था। और फैट्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो घी वगैरह होते हैं या बटर होता है, अगर बटर में देखें फॉर एग्जांपल बटर में देखें तो बटर के अंदर 70% जो होते हैं दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और 30% देखें तो ये सैचुरेटेड। इसी तरह अगर हम ऑयल की एक मिसाल लें, सनफ्लावर ऑयल जो है, सनफ्लावर ऑयल में देखें तो इसमें अपोजिट कंडीशन है। इसमें 70% है अनसैचुरेटेड और 25% जो फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। उससे आगे जो सवाल पूछा गया था वो था एरोबिक रेस्पिरेशन में से, ये बायोकेमिस्ट्री का सवाल है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में एक स्टेप का पूछा हुआ था, ये कहाँ होता है। तो देखा जाए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक रेस्पिरेशन हो, उनमें पहला स्टेप कॉमन होता है विच इज़ ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लूकोज का कन्वर्ट होना पायरोवेट में या पायरोविक एसिड में, और दो मॉलिक्यूल पायरोवेट के बनते हैं क्योंकि कार्बन 6 हैं ग्लूकोज में, 6 कार्बन ग्लूकोज में है, और 3 कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल बनते हैं। और इसमें अगर प्रोडक्ट देखें तो ATP बनता है, 2 ATP बनते हैं, 2 NADH बनते हैं। और इसी तरह अगर देखें तो इसमें जो और मॉलिक्यूल बनते हैं वो वाटर के बनते हैं। आई थिंक वाटर नहीं बनता, वाटर यूज़ होता है। तो ये प्रोडक्ट्स हैं और ये रिएक्टेंट है इसका, और पायरोवेट मेन प्रोडक्ट है जो आगे अगले रिएक्शन में यूज़ होना है। और ये ग्लाइकोलिसिस देखें तो ये साइटोप्लाज्म के सॉल्युबल पोर्शन में होता है, और साइटोसोल उस पोर्शन को कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन ही पूछी हुई थी उन्होंने, और उसका जो ऑप्शन था वो साइटोप्लाज्म दिया हुआ था जो कि मोर कॉमन है। और इसके बाद अगर देखें तो पायरोविक एसिड जब बन जाता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और इससे इसकी होती है डीकार्बोक्सिलेशन, तो इससे जो नया मॉलिक्यूल बनता है वो एसीटेट बनता है या एसिटिक एसिड बनता है, विच इज़ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। और एसिटिक एसिड फिर मिलता है एक एंजाइम के साथ विच इज़ कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। और इस रिएक्शन में भी एक NADH बन जाता है, यानी NAD पॉजिटिव की रिडक्शन होती है और एक NADH बन जाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ का मेन प्रोडक्ट है। और इस प्रोसेस को कहते हैं पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेशन, या इसे कहते हैं लिंक रिएक्शन। अब एसिटाइल पायरोविक एसिड अगर इस तरह टूटता है तो इट मीन्स इफ इट इज़ मेकिंग द एसिटाइल कोएंजाइम ए, इट मीन्स द पायरोविक एसिड इज़ गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जो पायरोविक एसिड तक के बनने का जो स्टेप है वो कॉमन है, एनारोबिक भी मैं बता देता हूँ। एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर आगे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है, और वहाँ एक रिएक्शन स्टार्ट करवाता है। और वहाँ मॉलिक्यूल पड़ा होता है पहले ऑक्सैलो एसीटेट,
मैं सारा साइकिल ड्रा नहीं करूँगा, जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है और इससे 2 कार्बन ऊपर से एसिटाइल कोएंजाइम ए के आ रहे हैं, 2 कार्बन ऊपर से आ रहे हैं, तो टोटल जो मॉलिक्यूल बनता है पहला उसे कहते हैं सिट्रेट विच इज़ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इसीलिए इस साइकिल को एक तो नाम देते हैं, जो साइकिल चल रहा है उसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल, या उसे कहते हैं, इस सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, या तो इसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको तीसरा नाम देते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। जी, तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज सिट्रेट और सिट्रिक एसिड। इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द सिट्रेट। और इससे जो आगे मेन प्रोडक्ट बनते हैं दैट इज आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, देन सक्सिनेट, देन फ्यूमारेट, देन मैलेट, देन ऑक्सैलोएसीटेट। तो ये साइकिल ऐसे रिपीट होता है और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं और वो डायरेक्ट एक ATP है, 2 NADH बनते हैं, एक FADH2 बनता है और इसी तरह एक 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हैं क्रेब्स साइकिल के, और क्रेब्स साइकिल की लोकेशन देखें तो ये मैट्रिक्स में होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल बने हैं, हमें तो चाहिए ATP विच इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि सेल इनको तो यूज़ नहीं कर सकते NADH और FADH को, तो दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शटलिंग सिस्टम भी कहते हैं, ESS कहते हैं उनको, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इस पूरे रिएक्शन में होता यह है कि NADH, एक NADH जो है, एक NADH वो 3 ATP के मॉलिक्यूल देता है, और एक FADH2 जो है वो 2 ATP के मॉलिक्यूल देता है। और अगर ग्लूकोज टोटल का पूछा जाए तो एक ग्लूकोज से चलते हैं 2 क्रेब्स साइकिल, इसी तरह 2 क्रेब्स साइकिल से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी वैसे ही चलेंगे जितने मॉलिक्यूल पीछे बनते जाएंगे, और एक ग्लूकोज से जो टोटल एनर्जी बनती है वो 38 ATP बनते हैं, और इनमें से जो यूज़ हो जाते हैं, यूज़ वो 2 हो जाते हैं, और नेट प्रोडक्शन ये 2 तब होते हैं जब पायरुवेक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है, इसको शटलिंग सिस्टम कहते हैं, और वहाँ ये यूज़ होते हैं। तो नेट गेन जो एरोबिक रेस्पिरेशन की है यूकैरियोटिक सेल में, वो 36 ATP है यूकैरियोटिक सेल में। और इसके अलावा अगर बैक्टीरिया में देखें तो वहाँ मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वहाँ कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उस मीजोसोम की मेम्ब्रेन्स के ऊपर ही रेस्पिरेटरी एंजाइम मौजूद होते हैं। तो वहाँ शटलिंग सिस्टम ना होने की वजह से 38 ATP बनते हैं एक ग्लूकोज से, तो ये बात याद रखनी है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप की है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, पायरुवेक एसिड एथेनॉल में कन्वर्ट होता है, और इसमें क्या बनता है, एथेनॉल C2H5OH, और प्लस इसमें बनता है CO2, और ये यीस्ट में होती है या बैक्टीरिया में होती है। और इसी तरह जो दूसरी टाइप है एनारोबिक की, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज सेकंड नेम ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, और ये ह्यूमन के मसल सेल में होती, और जब वो ओवर एक्टिविटी करता है या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो तब मसल शिफ्ट फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड लैक्टिक एसिड स्टार्ट्स अकम्युलेटिंग इन द मसल सेल। तो लैक्टिक एसिड हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, इसमें एक ग्लूकोज से जो मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के, वो 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, विच इज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए नेचर चाहती है कि जो ज़्यादातर रेस्पिरेशन हो, और एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पिरेशन की टाइप है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो ये देखें तो अगर देखें एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में तो ये 2% एनर्जी बजट देता है। और इसी तरह ATP के एक मॉलिक्यूल में एक ATP के फास्फेट बॉन्ड में इस बॉन्ड को ऐसे शो करते हैं, इसको टिल्डी कहते हैं, और इसमें जो एनर्जी इसके ब्रेक डाउन होने से होती है वो
7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ये आपने इसको याद रखना है, और इसको हम 7300 कैलोरीज भी कहते हैं, क्योंकि किलो इज़ अ प्रीफिक्स एंड किलो मीन 1000, when 7.3 is multiplied by 1000 it is 7300। उसके बाद जो सवाल पूछा गया था वो प्रोटीन डाटाबेस का पूछा हुआ था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सवाल है, और पूछा हुआ था कि प्रोटीन डाटाबेस इनमें से कौन सा है। तो वो सिंपल सवाल था और उसके नाम से ही पता चल जाता है, और वो जो डाटाबेस था उसका नाम था स्विस प्रॉट। तो प्रॉट लफ्ज़ बता रहा है कि ये प्रोटीन से रिलेटेड है, और स्विस का मतलब ये स्विट्ज़रलैंड में ये इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था, वहाँ साइंटिस्ट ने इनको बनाया था। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से सवाल पूछा हुआ था। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन, और हमें पता है कि देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स विच आर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इनमें बॉन्ड्स की अरेंजमेंट का पूछा जाता है कि कौन से बॉन्ड कौन से स्ट्रक्चर में होते हैं। तो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें एक तो होते हैं बॉन्ड्स बिटवीन अमाइनो एसिड्स विच आर पेप्टाइड बॉन्ड्स, और कुछ मॉलिक्यूल में डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखें तो बॉन्ड्स की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, और ये इसमें जो मेनली रोल प्ले कर रहे होते हैं ये दो भी कर रहे होते हैं, प्लस इनमें जो एडिशन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की होती है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के हैं, या तो हैं अल्फा हेलिक्स, इफ दे आर हेलिकल दे आर अल्फा हेलिक्स, if they are folding back of polypeptide chain, it is known as beta pleated sheet of protein molecule। और इस तरह टर्शरी स्ट्रक्चर में देखें तो बॉन्ड की कम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जाती है। पहले वाले भी मौजूद हैं लेकिन साथ साथ और आ जाते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आ जाते हैं इसमें, कि जो हाइड्रोफोबिक या वाटर को रिपेल करने वाले नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे जो इंटरेक्शन है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, और इससे और भी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। एग्रीगेशन जब पॉलीपेप्टाइड चेन की होती है, यानी ये पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसी तरह मैं दूसरे कलर से ये शो कर देता हूँ, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसी तरह ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो दिस इज टर्शरी स्ट्रक्चर, द एग्रीगेशन ऑफ क्वाटरनरी, द एग्रीगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो ये बनाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर विच इज़ अ कम्पैक्ट स्ट्रक्चर। एंड याद रखें ये बात कि प्रोटीन के मालिक्यूल को काम करने के लिए उसका अमाइनो एसिड का नंबर होना भी लाजमी है, और उनकी अरेंजमेंट होना भी लाजमी है। अगर प्रोटीन का में अमाइनो एसिड का नंबर, एक अमाइनो एसिड भी मिसिंग है, या फॉल्टी अमाइनो एसिड है, या एक अमाइनो एसिड की जगह कोई और अमाइनो एसिड आ गया है, तो प्रोटीन विल नॉट परफॉर्म इट फंक्शन प्रॉपरली, और वो डेथ भी काज कर सकती है। और मोस्ट कॉमन जो अमाइनो डिजीज़ है दैट इज़ सिकल सेल अनीमिया, और उसमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड का प्रॉब्लम होता है। और हीमोग्लोबिन में बीटा चेन में पोजीशन नंबर 6 के ऊपर एक अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में होता है, लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वैलीन अमाइनो एसिड वहाँ आ जाता है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, और इस वजह से ये बीटा चेन में एक अमाइनो एसिड की तब्दीली की वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकती, और पेशेंट को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल सकती, और हाइपोक्सिया की वजह से और रेड ब्लड सेल्स की शेप को चेंज होने की वजह से वो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इस तरह ये लाजमी है कि देयर इज़ अ importance of sequence and number of amino acids in a protein molecule for its proper functioning। तो ये बात याद रखनी है। और इसके बाद जो सवाल पूछा हुआ था वो मैमल्स से रिलेटेड था, और मैमल्स देखें तो ये 3 इनके मेजर ग्रुप्स हैं। जो सबसे पहले मैमल्स हैं उनको कहते हैं प्रोटोथीरन्स, और जो दरमियान वाले हैं या उनसे जो एडवांस्ड हैं उनको कहते हैं मेटाथीरन्स, या मेटाथीरिया इस ग्रुप को कहते हैं।
और इसी तरह जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं जिसमें इंसान भी आते हैं उनको कहते हैं यूथेरन्स। और इसमें एग लेइंग मैमल्स आते हैं। सबसे पहले इसमें डकबिल प्लेटिपस आता है, डक बिल्ड प्लेटिपस। और इसके हवाले से और इसमें दूसरा आता है एकिडना। इनकी जो फैमिलीज हैं, एक है टैकीग्लोसिडी और दूसरी मेरे माइंड में नहीं है इस वक्त, लेकिन ये दो एग्जांपल्स हैं विच आर एग लेइंग मैमल्स एंड दे आर called a connecting link between reptiles and mammals because they have some characters of reptiles. For example, they lay egg, they have cloaca. और इसके अलावा अगर मैमल्स के देखें तो दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, दे हैव फर ऑन देयर सरफेस और स्किन। मेटाथीरन में जो आते हैं वो कैंगरू आते हैं और मार्सुपियल्स आते हैं, ऑपोजम्स वगैरह आते हैं। और ये अपने जो बच्चों को जो बर्थ इनकी होती है दे आर इमेच्योर, और ये एक पाउच होती है उनके फीमेल के पास जिसके अंदर वो बच्चों की जो बाकी नरिशमेंट करती है। और जब वो बच्चे फुली डेवलप हो जाते हैं तो फिर दे आर फ्री टू मूव। यूथेरन्स को हम प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं। यूथेरन्स को हम प्लेसेंटल मैमल भी कहते हैं। और अगर मैमल्स के आगे इन यूथेरन्स के आर्डर देखे जाएं या आगे क्लासिफिकेशन देखी जाए तो वो 18 आर्डर्स हैं। और 18 आर्डर्स में जो ह्यूमन का आर्डर है, ह्यूमन का जो आर्डर है वो आर्डर प्राइमेट्स है। ह्यूमन की अगर क्लासिफिकेशन देखी जाए तो इसका किंगडम एनिमेलिया है, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और इसी तरह अगर फाइलम देखा जाए तो वो कॉर्डेटा है, और क्लास देखी जाए तो वो मैमेलिया है। और आर्डर देखा जाए तो वो इसका प्राइमेट है। और इसी तरह अगर फैमिली देखी जाए तो दैट इज होमिनाइडी और होमिनिडी। और इसी तरह अगर जीनस देखा जाए तो दैट इज होमो। और अगर स्पीशी देखी जाए तो दैट इज सैपियंस। सैपियंस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज अबाउट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और उसमें ये पूछा हुआ था कि इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट पूछा हुआ था। तो इम्प्लांटेशन का जब कहा जाए तो वो तो होती है यूट्रस में। अगर पूछा जाए ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, वो होती है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में। प्रॉक्सिमल ओविडक्ट। ओविडक्ट को दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, दैट इज फलैपियन ट्यूब। और इसी तरह इसको तीसरा नाम भी देते हैं, दैट इज नोन एज यूट्राइन ट्यूब। और इसी तरह अगर एक इससे माल फंक्शनिंग है इम्प्लांटेशन की, अगर इम्प्लांटेशन हो जाए ओविडक्ट में किसी प्रॉब्लम की वजह से, असल में ओविडक्ट के अंदर होते हैं सीलिया जो एग की मूवमेंट को या जाइगोट को कंट्रोल करते हैं, और सीलिया में म्यूटेशन हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कभी कभार ऐसा होता है कि ओविडक्ट के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाती है, और ऐसी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के वक्त जो इम्प्लांटेशन है, असल में इम्प्लांटेशन का वो प्रॉब्लम है। और इम्प्लांटेशन जो होती है होनी चाहिए थी यूट्रस में, लेकिन जहाँ हुई है ओविडक्ट में तो होता यह है कि फिर ओविडक्ट को सील कर दिया जाता है और सर्जरी करके उस जाइगोट को वहाँ से निकाला जाता है, और फीमेल की जो फर्टिलिटी है वो 50% रिड्यूस हो जाती है। उसके अलावा अगर देखें तो एक फिश का साइंटिफिक नेम पूछा हुआ था, साइंटिफिक नेम था लेबियोकल्बसो या लेबियोकल्बसो भी कहते हैं। और इसका जो कॉमन नेम पूछा हुआ था, और इसका जो कॉमन नेम है इसे कहते हैं ऑरेंज स्किन लेबियो। तो इसी तरह लेबियो रोहिटा है, उसका भी पूछा जा सकता है, लेबियो रोहिटा। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज रोहो। इसके अलावा जो सवाल पूछा गया था दैट वाज
अबाउट बैट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से पूछा हुआ था। जू जियोग्राफी का सवाल है और ये बैट्स तकरीबन हर रीजन में मौजूद हैं, जू जियोग्राफिकल रीजन में, और इनकी जो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसा एनिमल जो हर जगह मौजूद हो, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, या इसे दूसरा नाम देते हैं कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बैट्स हैं, रैट्स हैं, मोल्स हैं, कैट्स हैं, ये सारे जितने भी हैं इसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। इसी तरह कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कुछ करैक्टर शो कर रहे हैं और वो सिमिलर करैक्टर शो कर रहे हैं, उनको सिम्पैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और इसी तरह अगर कोई बैरियर आ गया दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, पहले वो वहाँ एक साथ रहते थे, बाद में किसी बैरियर की वजह से सेपरेट हो गए, तो वहाँ एवोल्यूशन शुरू हो गई। तो इन ऐसी एवोल्यूशन को या ऐसी स्पेसिएशन को एलोपैथिक स्पेसिएशन भी कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपने देख लेनी है। उसके बाद पूछा हुआ था लेयर्स ऑफ ग्लोमेरुलस के हवाले से, लेयर्स ऑफ ग्लोमेरुलस। अच्छा, ग्लोमेरुलस देखें तो ये बोमैन कैप्सूल के अंदर है, नेफ्रॉन के पोर्शन में से ये क्वेश्चन उठाया गया है। बोमैन कैप्सूल के अंदर होता है और अगर इसकी नेचर पूछी जाए तो इट इज़ एक्चुअली अ बॉल ऑफ कैपिलरीज। और कैपिलरीज जो हमारी पूरी बॉडी में है, दे आर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स एंड दे आर कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल लेयर। लेकिन जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं, जो ग्लोमेरुलस है और इसकी जो लेयर्स होती हैं वो 3 लेयर्स होती हैं, एंड दीज 3 लेयर्स आर पोरस, एंड ड्यू टू दिस पोरोसिटी और पोर्स, the blood filters the material inside the Bowman capsule, and this process is known as pressure filtration, and due to this process many waste materials are eliminated from the blood during the function of the kidney. इसके बाद लेयर सी पूछी हुई थी असल में ग्लोमेरुलस की, तो वो 3 उसका ऑप्शन था। और इसके अलावा पूछा हुआ था कि ऐसे फिश पॉन्ड्स, ये फिशरीज से था, जो डिगिंग करके बनाए गए हों, और डिगिंग करने को इंग्लिश में कहते हैं एक्सकवेटेड या एक्सकवेटेड पॉन्ड्स उनको कहते हैं। तो ये एमसीक्यू आपने एक्सकवेटेड पॉन्ड्स टाइप्स आपने पढ़ लेनी है, कौन सी टाइप्स होती हैं। और पेंक्रियाज का पूछा हुआ था, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि एज एक्सोक्राइन भी काम करता है और एंडोक्राइन भी काम करता है। तो देखें तो पेंक्रियाज जब एक्सोक्राइन के तौर पे काम करता है तो ये प्रोड्यूस करता है पेंक्रियाटिक जूस which has diversity of enzyme for the digestion of lipids, proteins and carbohydrates, और पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए ड्यूडिनम में जाता है और वहाँ डाइजेशन और फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड करता है। अगर एंडोक्राइन रोल देखें तो ये 2 तरह के मेजर हार्मोन बनाता है। इसमें 2 टाइप के मेजर सेल्स होते हैं, वैसे 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स। और मेजर जो डिस्कस किए जाते हैं वो 2 हैं, एक अल्फा सेल्स हैं, और दूसरे बीटा सेल्स हैं। अल्फा सेल्स हैं और दूसरे बीटा सेल्स हैं। जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन बनाते हैं और इसी तरह जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाते हैं। और इनके अंदर अगर प्रॉब्लम हो जाए या ट्यूमर हो जाए तो फिर डिजीज़ होती हैं, जैसे इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो मोस्ट कॉमन जिसको हम शुगर कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। और इसी तरह अगर ग्लूकागॉन ज़्यादा हो जाए तो वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसमें, और वो भी बॉडी को ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। हाइपरथायराइडिज्म जैसी कंडीशन हो जाती हैं जिसमें स्वेटिंग है और शिवरिंग वगैरह उसमें आ जाती हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस में, इसमें भी मिनरल्स का प्रॉब्लम होता है, मिनरल जो बॉडी को चाहिए उनकी एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है। और जहाँ तक मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी टाइम की हो गई है और लेंथी हो गई है, कोशिश करेंगे हम पार्ट 3 में और क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो उम्मीद है आपको एरियाज़ पता चलते जा रहे होंगे कि कौन से एरियाज़ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पेंक्रियाज से आया है तो आपने इसी तरह और ग्लैंड्स को भी डिस्कस कर लेना है, देख लेना है, उनके हार्मोन्स को देख लेना है।
उनकी एक्सेस हो जाए तो क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, इस लिहाज से स्टडी करनी है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह पार्ट 3 में मिलते हैं।